बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं इमरान हसन स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ, मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। और ये ट्रांसमिशन मुसलसल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, उससे बचाव के लिए और हुकूमती इक़दाम को लेकर आपको बताने के लिए मुसलसल जारी है। हुकूमत ने कुछ बहुत अहम इनिशिएटिव्स ले लिए हैं जिसके ऊपर हम मुसलसल बात करते चले आते हैं। इस वक्त न सिर्फ लॉकडाउन में आज से नरमी करने का फैसला किया गया है, बल्कि बहुत सारी जो रेलेवेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको भी खोलने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट का इस वक्त जो फोकस है वो यकीनी तौर पर जो कंस्ट्रक्शन की सनत है उसको खोलने पर है। उसके साथ साथ छोटी दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, गांव की दुकानें, उनको भी खोलने का फैसला किया गया है। ताहम हुकूमत का यह भी ऐलान है कि सुबह फजर से शाम 5 बजे तक ये दुकानें खोली जाएं। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, बहुत सारी बड़ी मार्केट्स को बंद रखने का फैसला किया गया है, लेकिन ये कौन से मॉल्स हैं, ये कौन सी मार्केट्स हैं, इस हवाले से मजीद एसओपीज को भी अभी डेवलप किया जा रहा है। विद दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है सारे अमल के अंदर, वो तालीमी इदारों के हवाले से है। तालीमी इम्तहानात जो कि बोर्ड के हैं, चाहे वो 9वीं 10वीं के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी मौजूद हैं कि अगर कैंसिलेशन की गई है तो आने वाले वक्त में जो एक साल मुख्तलिफ तलबा का जा रहा है उसका क्या रिजल्ट होगा। कल एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू भी एक निजी चैनल पर वजीर तालीम ने दिया, जिसपे उन्होंने कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर तो दिए, लेकिन बहुत सारे जवाबात ऐसे थे जिसपे उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन के अंदर एसओपीज वाजे करेंगे। सो इस वक्त काफी हद तक हम ये देखते हैं कि हम नरमी और सहूलत की जानिब तो जा रहे हैं, लेकिन हम इबहाम की जानिब भी जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो विफाक और सिंध की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी आपस में, जो कहना चाहिए कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की सिचुएशन थी, वो मौजूद है। और सिंध के अंदर आज बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है, चूंकि 1000 से जायद केसेस आउट ऑफ 5000 और समथिंग टेस्ट में से आज पॉजिटिव निकले हैं, जो कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और इमरान, इसके साथ साथ जो एक और अहम नुकता है सिंध के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ साइलेंट डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। देखने में आया कि 60 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो घरों में जिनकी अमवात हुई है। तो इकदाम भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम नरमी की बात करते हैं, कारोबारी बरादरी की बात करते हैं, कारोबार खोलने की बात करते हैं, तो कारोबारी बरादरी की बराह रास्त जिम्मेदारी बनती है कि वो SOPs के ऊपर जितने भी SOPs तय किए गए हैं उसके हवाले से काम भी करें और उनको यकीनी बनाएं कि लोग महफूज भी रहें, ताकि जो नरमी एक मौका दिया गया है ईद के दिन आने वाले इमरान, इससे पहले जो कारोबार किया जा सकता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना एक दफा फिर इस नरमी की वजह से या किसी भी वजह से इसका फैलाव ज्यादा हुआ तो लॉकडाउन अगेन इंपोज करना पड़ेगा, यह भी कहना है हुकूमत का। तो नौशरवान खलील साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्काइप लिंक के जरिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, नौशरवान साहब से भी हम बात करेंगे और नवीद इफ्तिखार साहब भी हैं जी हमारे साथ। नवीद इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि PhD मुआशियात हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उनसे भी हम बात करेंगे। दोनों साहिबान हमें स्काइप वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन करें। आप दोनों साहिबान को फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। नौशरवान साहब, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, छोटे बिजनेसेस को खोलने की बात तो की गई है, उसके साथ साथ एक तकरीबन 7 से 8 पेजेस का एक SOP भी जारी किया गया है, जिसमें यह हिदायत की गई है कि दुकानदार किस तरीके से अपने बिजनेसेस को खोले, सैनिटाइज करें, अपने जो मुलाजमीन हैं उनको मास्क दें। इससे कुछ लगता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है इन बिजनेसेस की, उसके अंदर भी थोड़ा इजाफा होगा। इन SOPs को लेकर क्या आप सेटिस्फाइड है? नंबर 1, अमल दरामद कैसे इस पर किया जाएगा? नंबर 2, 2 सवाल के हिस्से इसका जवाब दे दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल टू यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, जो हुकूमत का जो इक़दाम है लॉकडाउन को ईज करने का, रिलैक्स करने का और जो महदूद कारोबार करने की इजाज़त देने का, वो वाकई में खुशाइंद है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। आपने बात की SOPs की, कारोबारी बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी पहले से बता चुकी है, इस अज़्म का इयादा कर चुकी है कि कोरोना से लड़ने के लिए SOPs को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। इस सिलसिले में कारोबारी बरादरी जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुकम्मल तावन कर रही है, मुकम्मल तावन के साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रही है SOPs को। ठीक है, SOPs इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब इतने आसान भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हमारे दुकानदारों को या हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ये आदत नहीं है प्रिकॉशंस लेने की। अगर है भी तो मुलाजमीन की तरफ नहीं होता। बहुत सारे लोग मुलाजमीन के हवाले से एहतियात नहीं करते, लेकिन अब ये अमल ऐसा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो आम बिजनेसेस हैं, डेली बिजनेसेस हैं, उसके अंदर ये एहतियातें बहुत लाजमी हैं। इंटरनल चेक एंड बैलेंस है कोई आप जैसी तंजीमों का अपने शॉपकीपर्स के अंदर कि वो गवर्नमेंट को असिस्ट करें इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर? जी बिल्कुल, SOPs का इम्प्लीमेंट होना बहुत लाजमी है। कोरोना को हमने लड़ना है, उसको शिकस्त देनी है, उसके लिए बिल्कुल SOPs को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कारोबारी बरादरी मैकेनिज्म क्या है? आपने कोई मैकेनिज्म किया? चेंबर्स ने कुछ किया? गवर्नमेंट तो कर रही है। जी जी बिल्कुल, हमने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने शुरू दिन से, जिस दिन से
कोरोना की वबा ने हमारे मुल्क को लपेट में लिया, तो उस दिन से ही हमने एसओपीज के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया। और साथ साथ में हमने अपने जितने भी रावलपिंडी डिवीजन के हमारे जितनी भी कारोबारी बरादरी है, उनको भी हम तलकीन करते हैं और उनको जो है इस एसओपीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जो है वो हम तलकीन करते हैं। और इसके अंदर कारोबारी बरादरी बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन कर रही है, गवर्नमेंट के साथ तावन कर रही है, और इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले के अंदर हमारा भरपूर ताउन का कारोबारी बरादरी का हुकूमत के साथ रहेगा। इसको यकीनी कैसे बनाया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर नवीर इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, हमारी मईशत सबके सामने है। तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जितने भी इदारे हैं, मालियाती इदारे, उनसे भी कहा था कि इस कर्ज़ों को रीस्केड्यूल किया जाए और फिर अपनी इकानमी को चलता करने के लिए, चलता रखने के लिए कुछ इक़दाम किए गए हैं। तो अब समझते हैं कि वो अब अच्छे खासे इक़दाम हैं, उनसे फ़ायदा होगा इन हालात में। जी, मेरा ख्याल है कि जैसे आपने बताया है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी इक़दाम किए हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त मुश्किल में हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही। अब गवर्नमेंट में जो है वो मल्टीपल लेवल पे इक़दाम किए हैं। कुछ स्टेट बैंक के जरिए जो है वो डिस्काउंट रेट जो है वो नीचे आया है। कुछ लोगों को जो है अगर वो अपनी लेबर फोर्स को जो है वो एंगेज रखते हैं तो उसके नतीजे में उनको लोन मिलेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी। और ये तो वो इक़दाम हैं जो गवर्नमेंट ने ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए किए हैं। इसी तरह जो है कुछ रिफंड्स थे जो गवर्नमेंट ने रिलीज किए। तो अब ये वो इक़दाम हैं जिनके जरिए मैं समझता हूँ कि कुछ जो है वो बिजनेसेस को फायदा होगा, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें इसको बड़ा इनोवेटिवली हैंडल करना है और इसको मल्टीपल लेवल पे जॉब मार्केट में जाके हमें हैंडल करना होगा। जैसे जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तो एक इशू जिसको मैंने बार बार हाईलाइट करता रहा हूँ वो ये है कि हमारी आगे जाके जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक्सपोर्टिंग सेक्टर जब यूरोप और अमेरिका बिगेस्ट मार्केट्स हैं हमारे लिए, तो जब वहां पर डिमांड श्रिंक हो रही है तो उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स भी श्रिंक होनी है और हो चुकी हुई है। अच्छा, अब क्या करना है? अब हो रहा है दुनिया में ये है कि जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स थी उनकी बजाय एक न्यू इकोनॉमी इमर्ज हो रही है। तो हमें एक थिंकिंग चाहिए कि अब अगर जैसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा कॉटन और टेक्सटाइल में जो है वो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट करता रहा है। अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि इस वक्त लोग अपनी बेड शीट्स और जीन्स नहीं चेंज करेंगे। प्रोबेबली ये टाइम नहीं है लोगों के पास के लोग जाके ये वाली खरीदारी करेंगे। तो अब क्या करना चाहिए? तो ये वो थिंकिंग है जो रिक्वायर्ड है इकोनॉमी को, ना सिर्फ आप कह रहे हैं डायमेंशन चेंज करें, हम अपना नेचर ऑफ एक्सपोर्ट्स को चेंज करें। लेकिन दूसरी जाने मेरा इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल है, वो ये है कि हम एक तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, आपको भी पता है इतना बड़ा मुल्क है, कोई 20 अरब तक भी हम नहीं कर पा रहे थे एक्सपोर्ट्स की जो बात है। कभी हमने अपने टारगेट्स को चेज नहीं किया, कभी हाई टारगेट सेट नहीं किए, कभी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से निकले नहीं हम, चावल से, चमड़े से, 3-4 चीजों से निकले ही नहीं हम, कभी गए नहीं। तो एक तो ये कि शायद हम थोड़ा सा इतना डैमेज हमें वहां से नहीं होगा। लेकिन इस वक्त आपने जो पहली बात की, जो जॉब मार्केट है, जो हमारी सर्विस बेस्ड मार्केट एक्चुअली जिसका तकरीबन एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, मोर देन अराउंड 56-57%, जो कि हमारी सर्विसेज सेक्टर है हमारा, वो बुरी तरह से इस सारी सिचुएशन में डैमेज भी होगा और उससे हर्ट भी हो रहा है। क्या करें इसके लिए, क्या करें? हुकूमत ने एक जाने तो जो पॉलिसीज दी हैं वो बैंकिंग सेक्टर की हैं, बैंकिंग सेक्टर को देखकर इस सारी सूरत हाल में अगर पॉलिसी हम देखें तो बहुत सारे लोग बैंकिंग चैनल्स को तो इस्तेमाल ही नहीं करते, खासतौर पे छोटे बिजनेसेस। तो जिस तरह की स्ट्रैटेजी अब तक हमने बनाई है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट स्ट्रैटेजी और यू थिंक देयर शुड बी सम ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर काम करना है? इसके लिए कोई तजवीज रखे हमारे सामने या हुकूमत के सामने सर्विस सेक्टर के लिए? जी, आई थिंक ये दोनों पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए हैं मैं उन दोनों के ऊपर आता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव है। बहुत बड़ा फार्मल सेक्टर जो है फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में जो है वो जब आपकी एक्सपोर्ट श्रिंक होनी है तो वहां भी जॉब लॉस आना है। तो इसलिए दिस इज नॉट ओनली फॉर इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये फॉर्मल में भी इम्पैक्ट आना है। तो लिहाजा उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं भी आगे चल के मैं उसकी तरफ जब आप पूछना चाहेंगे तो मैं उस पर भी बात करूंगा कि एक्सपोर्ट मार्केट में क्या करना है। नहीं, मेरा असल में मैं शायद सवाल ठीक तरह से कर नहीं पाया, मैं रिपीट कर देता हूं।
बेसिकली मेरा जो इशारा है वो डोमेस्टिक मार्केट की तरफ है। आपको याद है एक वक्त में चीन जो है वो एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन चीन अपनी जो ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उसके लिए चीजें बना रहा था। देन अ टाइम केम जब उन्होंने ज्यादा एक्सपोर्ट्स करना शुरू की, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करना शुरू की, तो एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ कंज्यूमर्स अब भी हैं, और आपको पता है कि हमारी समहाउ इंपोर्ट लेड एक इकोनॉमी हम लेके चलते रहे हैं, हर चीज हम बाहर से मंगवाते रहे हैं। उसका बहरहाल एक वैक्यूम जरूर आया जब हमने इंपोर्ट्स बंद की हैं, तो एक जगह जरूर है, एक खला जरूर है जिसको पूरा किया जा सकता है, और वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा हूं। जी, मेरी आपने अगर वो थोड़ा सा आप उसको मुझे मौका दें तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जब मैं एक्सपोर्ट मार्केट का भी कह रहा हूं तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको भी फोकस शिफ्ट करना होगा। ठीक है, उसको बहुत सारी ऐसी जो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड आ रही है उसकी तरफ उसको जो है वो जाना होगा। इसी तरह इंटरनेशनली जो मार्केट चेंज हो रही है उसको भी एड्रेस करना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूँ इनफॉर्मल इकोनॉमी पे। देखिए पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ी जॉब जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में ऑपरेट करती है। बिल्कुल ऐसी। अब ट्रेडिशनली हमने क्या किया हुआ है कि थ्रू वेरियस वेज एंड मींस हम उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को रेगुलेशंस के जरिए सप्रेस करते रहे। तो अभी जैसे एक आपने देखी होगी जो पिछले बजट में आई थी 50,000 से ऊपर जो है वो CNIC रिक्वायर्ड था। अब इसने भी जो है वो छोटे बिजनेसमैन को हर्ट किया है। अब अगले बजट में जाते हुए आपको मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो मेजर है इसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा छोटे ट्रेडर को, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डिमांड कम हुई है। तो हमने ऐसे रेगुलेशंस और टैक्सेस जिनके जरिए बिजनेसेस जो है वो हर्ट हो रहे हैं उनको हमने चेंज करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो लोगों को पैसे दे, बिजनेसेस को पैसे दे, चाहे उनको कहे, अगर ये कहे भी गवर्नमेंट उनको कि देखिए हम आपको लिक्विडिटी देते हैं, आप लेबर को एंगेज रखें, इवन देन बिजनेसेस वोंट बी एबल टू। अच्छा, मुझे आपकी इजाजत से पूछ लूं, एक नुकता इसी से रिलेटेड है। आपने कहा कि हम 50,000 शनाख्ती कार्ड वाली शर्त खत्म कर दें। इससे पहले इस पर बड़ा एहतजाज भी हुआ था, हड़तालें भी हुई थी, फिर मुज़ाकरात भी हुए थे, फिर इसको डिले भी किया गया था। इसकी बेसिक एफर्ट इसीलिए थी कि हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करें, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में फिर हमें इसका फायदा हो, या फिर कम से कम हमें पता हो कि हम क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। अगर हम ये शर्त खत्म कर देंगे, हम तो पहले ही इतनी बड़ी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एक तरफ, और समहाउ लेट मी यूज दिस टर्म ब्लैक इकोनॉमी एक तरफ, जिसका पता ही नहीं है पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। दूसरी जानिब हम कंस्ट्रक्शन को ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी आप बनाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके पास पैसा कहां से आया। डोंट यू थिंक कि हमारे ऊपर जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंक्लूडिंग फैटिफ या बहुत सारी IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे जो हमें देख रहे हैं, वहां पे जाके हमें बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। ऑब्वियसली वी स्टिल नीड देयर सपोर्ट। ये देखिए, ये बहुत बड़ी मिथ्स हैं इस डॉक्यूमेंटेशन और इनफॉर्मल इकोनॉमी में पाकिस्तान में। उसकी रीजन ये है कि हमने इसके ऊपर कभी डिबेट की नहीं है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये इशू हाईलाइट किया है। ये मिथ्स हैं कि फैटफ और IMF के ये 50,000 वाली ना फैटफ ने कहा है ना IMF ने कहा हुआ है। दिस इज प्योरली ड्रिवन बाय FBR's ट्रेडिशनल। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तो बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, इजी काम करे। वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तो बात करते हैं ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग की तो बात करते हैं ना। अच्छा, ये सेकंड इसमें मनी, हम इस टॉपिक को बाद में भी किसी वक्त एड्रेस कर सकते हैं, हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज ये मेजर है, इस तरह के और बहुत सारे रेगुलेटरी बैरियर्स हैं। जो रेगुलेटरी बैरियर, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की बात की है, एक तरफ तो कंस्ट्रक्शन के पैकेज देना है उनको कहना है कि आप ये करें, ये टैक्स इंसेंटिव है। दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो हाई राइज के ऊपर हमने जो है वो रेगुलेशंस इंपोज किए होते हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेना, हाई राइज बिल्डिंग बनाना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल। तो अगर इसी तरह जो है वो अगर आपने कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना है तो इंस्टेड के हम उसको पैसे दें, हमें उन रेगुलेशंस को ठीक करना है। अच्छा, सेकंड पार्ट, अच्छा इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, अगर आप देखें, मैं आज भी जो है वो आई एडवाइज रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आज मैं राजा बाजार के ट्रेडर से आज एक मीटिंग करके आया था। अच्छा, तो हम उनसे यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है तो ये ट्रेडर्स कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था। अगर ये राजा बाजार जैसी जो है शालमी जैसी मार्केट, बड़े कराची में आप जैनब मार्केट, बाकी जगह देखें तो ये बड़े कंजेस्टेड एरियाज होते हैं। तो अब इसके अंदर अब हमने लोगों को, होता क्या, ट्रेडिशनली हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को गिरा देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। अभी नो, दिस इज टाइम कि हमने जॉब्स क्रिएट करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को, छोटे ट्रेडर को जगह देनी है, स्पेस देनी है। होता ये है कंजेस्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्स है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल, यू आल्सो राइटली मेंशन। ठीक है। तो हमारी ये जो जगह है ना, ये कारें ऑक्यूपाई करती हैं, कार्स ऑक्यूपाई करती हैं। अब आपको ये करना है, जहाँ कंजेस्टेड जगह है आप कार्स को थोड़ा साइड पे रखें और वहां पर लोगों को पैदल चलने दें। वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, ताकि हमने अभी ये कोविड का चैलेंज खत्म नहीं हुआ और ये आगे चल के पता नहीं कितने माह चलेगा। तो ये जब हम ये रिस्पांस, अभी तक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब इकोनॉमिक रिस्पांस की बात आती है तो हमारे ज़हन में सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं,
तो अभी हमने अपनी जो स्पेसेस हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी की, उनकी जगह कैसे उनको एलोकेट करनी है, वहाँ फैसिलिटेट कैसे करना है, वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, वहाँ हमने जो जगह कार ने ऑक्यूपाई की हुई थी वहाँ वो हमने बिजनेस को देनी है। ठीक। तो ये भी वो एस्पेक्ट्स हैं जिनसे इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो हमारी जो है वो इम्प्रूव होगी, जो आपने बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आप कह रहे हैं जॉब लॉस हमें बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब कि ये अब हमें तवील मुद्दत प्लानिंग करनी होगी कि हम कैसे इस चीज़ के साथ, कोरोना के साथ जो हमें जीना सीखना है ये भी, और इसके साथ साथ जो हमें डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं उसका भी मुजाहरा करना होगा। नौशिरवान खलील साहब, अब पहले जो बात हो रही थी कि SOPs भी मौजूद हैं, राब्ते भी किए जा रहे हैं, लोगों को एतमाद में भी लिया जा रहा है। अब सवाल जो जिम्मेदारी है वो बिजनेस कम्युनिटी की होगी, उन्हें यकीनी बनाना है। कैसे यकीनी बनाया जाएगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में, कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ खरीदार भी हैं जो कि जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं और SOPs को बालाए ताक रख देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर वायलेशंस हो रही हैं तो RCCI या फिर जितने भी हमारी कॉमर्स की बॉडीज हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी सूरत हाल में? हाँ जी, SOP इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और ताजिर बरादरी की भी जिम्मेदारी, और इसके अंदर ताजिर बरादरी को के साथ मिलके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ताजिर बरादरी के साथ मिलके इस SOPs को उनके साथ एड्रेस करना पड़ेगा, और उनके साथ मिलके बाहमी सिलसिले के साथ ही जो है ये आगे इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला जो है वो, और इसके अंदर हम समझते हैं कि ये दोनों फरीक कह लें या दोनों स्टेक होल्डर्स कह लें, जब तक इस मामले के ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल बैठेंगे तो बेहतर से बेहतर तरीके से हम कर सकेंगे। अच्छा, ये भी बताइए, जिस तरह डॉक्टर नवीद ने, ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर नवीद ने जिस जानिब इशारा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इंतहाई अहम नुक्ता है हमारी एक्सपोर्ट्स को लेकर। इन्होंने कहा कि अब दुनिया बेडशीट्स या जीन्स नहीं पहनेगी। अगर हम डेनिम बनाते हैं या भिजवाते हैं या कॉटन भिजवाते हैं तो दुनिया शायद अब ये नहीं पहनेगी, एक अरसे तक ये ट्रेंड चलेगा। इट मीन्स वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रैटेजीज, वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसीज टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। जो चीज़ें हम बना रहे हैं, पिंडी के अंदर भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इस्लामाबाद के अंदर भी, सो इज लाहौर, हतार, दीगर जगहों पे। तो इस मामले में क्या आप लोगों की जो चैम्बर्स की बॉडीज हैं नॉर्मली कोई इतनी इफेक्टिव नजर नहीं आती? माजरत के साथ हमें नहीं पता चलता कि उन्होंने कोई बड़ा इनकलाबी ऐसा इकदाम किया है जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कोई नई डायमेंशन मिल गई है, कुछ टैक्स रेवेन्यूज के लिए हुकूमत को ऐसी तजवीज़ दे दी है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं। नॉर्मली हमें नहीं नजर आता, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बिकॉज आई बीन इंटरेक्टिंग विद द कराची एंड लाहौर एज वेल। तो ये एक्सपोर्ट्स की डायमेंशन को लेकर कुछ सोच रहे हैं आप कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की मदद कर दें कि जी हम अब एक्सपोर्ट्स की डायमेंशन ये लेके आ रहे हैं, कोई पॉलिसी पेपर दे दें कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं आप? मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि चेंबर्स जो हैं वो अपनी प्रपोजल्स, अपने खा वो बजट प्रपोजल्स हो या किसी और किस्म के प्रपोजल हो, गवर्नमेंट के वक्त के साथ साथ फराहम करते रहते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत का सिलसिला है कि वो इन प्रपोजल्स को कैसे लेके आगे। बिजनेसेस तो आपके हैं ना, बिजनेसेस तो आपके हैं। फॉर एग्जांपल आप आज कपड़ा बना रहे हैं, नौशिरवान साहब, आप आज कपड़ा बना रहे हैं, आपको पता चले कि लोग कपड़ा नहीं खरीद रहे तो आप कुछ और बनाना शुरू करेंगे ना, क्योंकि आपको भी तो प्रॉफिट चाहिए, आपने भी तो बिजनेस चलाना है। तो अल्टीमेटली बुनियादी फायदा तो आपका है, हुकूमत का तो नहीं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। आप एग्रीकल्चर के को ले लें, और इसी तरह फूड रिलेटेड अपने आइटम्स को ले लें, आप हलाल मीट को ले लें। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहिए, लेकिन वही मेरा सवाल है कि करते नहीं हमारे बिजनेसेस। टिपिकल शायद इसलिए वो कहते हैं कि हमें फैसिलिटेट नहीं करती हुकूमत, हमें टैक्स रिटर्न्स नहीं मिलता। अब तो रिटर्न्स भी दे रही है गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा टैक्स रिटर्न्स दिए गवर्नमेंट ने, आपका रनिंग कैपिटल भी मिल रहा है आपको, दैट्स व्हाट आई बिलीव। डॉक्टर साहब, दोबारा आपकी जानिब आते हुए, ये नुकता बहुत अहम है, आप जरा बीइंग एन इकोनॉमिस्ट रहनुमाई कर दीजिए आप जो बिजनेसेस, क्योंकि एक तो मेरा गिला पूरा थ्रू आउट इस सारे सेशन के अंदर हमारे बिजनेसेस से ये रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसेस भी हुकूमत की तरफ देखते रहे, जी हुकूमत आके हमें मदद करे। उन्होंने एज मार्केट लीडर्स लीड नहीं ली है, प्रॉफिट्स कमाए अपने टाइम के ऊपर, लीड नहीं ली कि आज गवर्नमेंट को भी हम असिस्ट कर दें, आज एम्प्लॉयज को हम असिस्ट कर दें। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ अपना पेट काट के थोड़ा गुंजाइश निकाली जा सकती थी, जो अभी तक हमें नहीं देखने को मिला। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब क्या तजवीज़ हो सकती है उनके लिए, कैसे अपनी डायमेंशन को चेंज करें टुवर्ड्स एक्सपोर्ट कि इकोनॉमी को फायदा हो इसका?
ये दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जो बिजनेसेस वाला तो आपने पॉइंट रेज किया है, ऑब्वियसली हमारे बिजनेसेस को लर्न करना चाहिए स्ट्रेटजीज के कैसे compete करना है, दैट इज अ सेपरेट इशू। असल में मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट को कैसे जो है वो अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दो तीन चीजें सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे आस्पेक्ट। अगर आप देखें तो मैं ये बड़े अरसे से लिखता भी रहा, इस पे एडवोकेट करता रहा, पाकिस्तान में 3D प्रिंटर जो हैं उनके ऊपर पाबंदी है। यू नीड अ नंबर ऑफ एनओसीज टू इंपोर्ट अ 3D प्रिंटर। उसमें कुछ कंसर्न्स थी एजेंसीज की, दैट कैन बी रिजॉल्व। लेकिन अभी जो दुनिया में ये डिमांड एक जनरेट होने जा रही है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स की, मास्क की, उसमें सो मेनी थिंग्स की, तो हमें एक इमीडिएटली इसके ऊपर, आई एम अवेयर ऑफ दिस एफर्ट, कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है दे बोथ आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन इसको बहुत एक्सपीडिशियसली करके हमें अपने बिजनेसेस को 3D प्रिंटर जो है उनको इंपोर्ट करने का अलाउ करना चाहिए, ये बैन हटा देना चाहिए। अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है तो यू नीड टेक्नोलॉजी, यू नीड इनोवेशन। तो 3D प्रिंटर के बगैर जो है वी कांट एंटर इनटू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वन सेकंड जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तान में जो है वो हमने मैन मेड फाइबर, दुनिया में इस वक्त 60-70% जो एक्सपोर्ट होती है, जो टेक्सटाइल यूज होता है वो मैन मेड फाइबर से बना हुआ होता है। ठीक है, हमने बड़े अरसा से जो है वो उसके ऊपर जो है वो टैरिफ लगाए रखा और हम इंपोर्ट नहीं करने देते। अच्छा, इस वक्त दुनिया में जो है वो आप ये अभी कैसे हेल्थ अवेयरनेस बढ़नी है दुनिया पूरी में, जब ये कोविड खुलना है तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, जॉगिंग करेंगे, उन्हें जिम के इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके लिए 3D प्रिंटर चाहिए। वन, दूसरा आपको अपनी जो टेक्सटाइल है उसका कंपोजिशन चेंज करनी है, कॉटन की बजाय मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की तरफ जाना। ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। इसी तरह अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखते हैं, पूरी दुनिया में हेल्थ की डिमांड बढ़ने वाली है, ओल्ड एज पॉपुलेशन, यूरोप, अमेरिका हमारी सबसे बड़ी मार्केट वहां पे है। अच्छा, वहां भी ड्रग्स की डिमांड बढ़नी है। अच्छा, अब हम हर बहुत इनोवेटिव ड्रग्स तो हम नहीं बना सकते, लेकिन जो हम बना सकते हैं उसके लिए यू नीड केमिकल की इंपोर्ट होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जिनसे ये ड्रग्स बन सकती हैं, उनके ऊपर पाबंदियां होती हैं, उनका टैरिफ बहुत हाई होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इमीडिएटली जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसको बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को लेके, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बड़ा अच्छा इकदाम किया था अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने, आई थिंक दैट वाज अ कमेंडेबल नेशनल टैरिफ स्ट्रेटजी जो बनाई थी उन्होंने। लेकिन अब जो सिचुएशन चेंज हो गई है, वो ऑलरेडी ही वाज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, लेकिन अभी इमीडिएटली हमें अपना पूरा टैरिफ स्ट्रक्चर चेंज करके, जब आप टैरिफ में चेंजेस लाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट कंपोजिशन में चेंज हो जाएगी। टू एक्सपोर्ट यू नीड गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। डॉक्टर साहब, ये बेसिक काम तो इन्हीं तंजीमों का है ना, जो ताजर तंजीमें हैं, जो चेंबर्स बॉडीज हैं, जो हमारी फेडरेशंस हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस की, इनका काम है ना कम से कम तजावीज़ तो रखें कि हम इस शोबे की जानिब जाएं। जैसे आप बात कर रहे हैं, अब आप तो एज एन इकोनॉमिस्ट एक तजवीज़ दे सकते हैं, लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यू आर नॉट अ पॉलिसी मेकर, तो ये एक्चुअली तो इन लोगों ने इंप्लीमेंट करवाना है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ने काम करना होता है। हमारे जैसे लोगों का रोल ये है कि हम इन्फॉर्म करें, हम डिसीजन लेने में हेल्प करें। बिजनेसेस को भी, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक इसी किस्म की स्टडी पे काम किया, तो मैं फैसलाबाद भी गया, सियालकोट भी गया, कराची भी गया, रावलपिंडी के चेंबर से भी मिला। तो आई हैड ऑल दीज मीटिंग्स विद देम, और मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि आप गवर्नमेंट के सामने राइट डिमांड क्या प्रेजेंट करें। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री में 8-10 साल काम करता रहा और ये बजट मेकिंग में इन्वॉल्व रहा, तो मैं देखा करता था कि चैम्बर्स और जो बिजनेस नुमाइंदे होते हैं वो जनरली आके टैक्स के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे। तो मैं उस वक्त भी ये हैरान होता था कि देखें, हमें इनोवेशन की तरफ जाना है। सपोज आप एनर्जी एफिशिएंसी लेके आनी है, हाउ कैन यू ब्रिंग एनर्जी एफिशिएंसी? आपको पता है हमारी इंडस्ट्री जो है वो एनर्जी गजलर्स हैं बहुत सारे वेज। बिल्कुल सही। तो अब वो अपनी एनर्जी कैसे इंप्रूव करें, अपनी जो है वो स्ट्रेटजी कैसे चेंज करें। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बिजनेसेस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, उनकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को एंगेज करें, डिसीजन मेकर जो हैं, लेकिन ये लीड इसमें अभी इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीर इफ्तिखार साहब आपका, और नौशेरवान खलील खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे और इकोनॉमी के हवाले से जो दरपेश मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, उस पर बात होती है। और इमरान, अभी डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की उनमें एक और फैक्टर अगर हम बात करें, हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑलरेडी बड़ी स्टेब्लिश्ड रही है, सियालकोट का बड़ा नाम रहा है कि हम खेलों का साजो सामान बनाते रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर चौधरी इफ्तिखार ने भी चौधरी फवाद ने भी ये कहा कि हम अब एक्सपोर्ट्स करने की इस हद तक पहुंच चुके, हम अपना जो तिब्बी आलात हैं उनको भी एक्सपोर्ट करें और जो सैनिटाइजर्स हैं इनकी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। लेकिन इसमें अल्टीमेटली पता है जो लीड है ना वो बिजनेसमैन ने लेनी है। दैट्स व्हाट आई मीन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनानी है, गवर्नमेंट ने जरूर फैसिलिटेट करना है। गवर्नमेंट का रोल हम कतई तौर पे ना तो नफी कर सकते हैं और ना गवर्नमेंट को बिलाजिमा करार दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें गवर्नमेंट की इंटेंशन नजर आती है फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। इफ प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, ही स्पीक्स अबाउट द एक्सपोर्ट लेड
नेट इकोनॉमी। अगर रज़ाक दाऊद साहब की हम बात करें, वो खुद भी एक बिजनेस पर्सन है और वो समझते हैं और वो खुद इस चीज़ों पे फोकस भी किए हुए हैं, जिस तरह के अभी हमें डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, डॉक्टर नवीद भी, कि वो इन मामलों को देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली व्हेन इट्स माय ओन बिजनेस, मैंने उससे प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैंने उसके मॉडल को बनाना है, मैंने उसको फिजिबल करना है कि हम अगर मुश्किल हालात के अंदर आते हैं तो मेरा बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा। एंड ऑब्वियसली उस बिजनेस के ऊपर अगर बहुत सारे लोग भी डिपेंडेंट हैं, जो मुख्तलिफ लोग उस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, तो उसके फ्यूचर को भी सिक्योर करने के लिए मेरा एक बहरहाल एक सोशल रोल भी आ जाता है इसके अंदर। इस वक्त हुकूमत की कोशिश तो बहरहाल है, चाहे वो टैक्सेस के अंदर छूट हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इतना बड़ा पैकेज शायद हमने नहीं सुना इससे पहले कभी दिया गया हो। टैक्सेस रिलीफ की हम बात करें, गवर्नमेंट ने इमीडिएटली आके जो टैक्सेस रिटर्न का मामला था, जो कि बहुत अरसे से चलता रहा, उसको आके गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, उसके ऊपर काम करने की कोशिश की। टैक्स रिटर्न्स दिए भी जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब जब हफीज़ शेख साहब हैं, उनकी भी उन्होंने, और इस बात की कंफर्मेशन भी हमारे पास कि टैक्स रिटर्न्स मिले हैं लोगों को। तो मेरे में विद द टाइम एक तो ये है कि जो बिजनेस हैं उनको खुद इनोवेशंस की जानिब जब तक वो नहीं जाते, और ये जो बॉडीज़ हैं ये इफेक्टिवली काम नहीं करती अदर दैन द डिनर्स एंड द लंचेस दैट दे डू एंड द टैक्सेस, यू नो, जिसके ऊपर हमेशा ऑब्जेक्शंस करते हैं, जब तक प्रैक्टिकली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ खड़े नहीं होते, बड़ा मुश्किल होगा ये। जी, अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑर्फन केयर फोरम पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अब्दुल शकूर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में ऑर्फन डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से जो आपकी खिदमात हैं, आपका फोरम है ऑर्फन केयर फोरम, क्या खिदमात है अभी तक पाकिस्तान में आपकी, इस हवाले से जानेंगे। और इस दिन के हवाले से मैं तो पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं। दुनिया में बेशुमार दिन मनाए जाते हैं, खवातीन का दिन मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है और बहुत सारी चीजें की जाती हैं। सबसे वुल्नरेबल कम्युनिटी अगर कोई है दुनिया में तो वो यतीम बच्चे हैं, जिनकी ना कोई आवाज है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस सेंस में। और इस वक्त कोई 15 करोड़ से ज्यादा बच्चे यतीम हैं दुनिया में, और सबसे ज्यादा यतीमों की तादाद इस्लामी ममालिक, मुस्लिम ममालिक के अंदर है। कुछ जंगों की वजह से भी है, कोई खराब माली हालात की वजह से भी है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे। पाकिस्तान में 42 लाख बच्चे हैं जो यतीम हैं। तो इस पस मंजर में अलखिदमत ने और फिर हमने बहुत सारी और तंजीमों के साथ मिलकर जो काम कर रही हैं यतीमों के लिए, हमने ये सोचा कि हम पाकिस्तान में इस दिन को एक तवाना आवाज बनाएं ताकि पाकिस्तान की हुकूमतें भी और माशरा भी हसास हो इनके मसाइल के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑर्गेनाइज किया, फिर कौमी असम्बली ने करारदाद पास की, फिर सेनेट ने इसको कबूल किया कि ये पाकिस्तान में यौम यतामा के तौर पर 15 रमज़ान मनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब लोग आहिस्ता आहिस्ता शऊर के लेवल पे आ रहे हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है हमारे यहाँ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मौजूद है यतीमों की किफालत के लिए, एक तो उस मैकेनिज्म को थोड़ा हमें बताइए कि कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है हमारे पाकिस्तान में? यानी जैसे हमारे यहाँ सेहत बहुत कमजोर मैकेनिज्म है, इसी तरह यतीम बच्चों का भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे हमारी है, तो हमने पूरे मुल्क में कुछ 13,000 फैमिलीज को सपोर्ट करना शुरू किया है। हम तवक्को करते हैं अगले 4-5 साल में ये तादाद डबल हो जाएगी। नहीं, सपोर्ट कैसे करते हैं? सपोर्ट का मैकेनिज्म बताइए, कैसे सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट का मैकेनिज्म ये है कि हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं अपने अपने एरिया से। कोई एक लंबा सवालनामा है जो जरूरतमंद यतीम बच्चे हैं, ठीक है, और फिर ये लाजमी करार देते हैं कि वो स्कूल जाएं, उनके बैंक अकाउंट खुलेंगे, हम पैसे उनके बैंकों में भेजेंगे, उनकी तालीम के लिए स्कूलों में मॉनिटर मुकर्रर करेंगे, और उनकी सेहत के लिए सालाना बुनियादों पर हम उनकी चेकिंग करेंगे। और अगर किसी की माँ बेटे की सेहत खराब है तो अलखिदमत के अस्पतालों में उसका फ्री इलाज कराएंगे। तो ये पूरा एक नेटवर्क है जो मुल्क भर में काम कर रहा है। अच्छा, ये जो एड का मामला होता है, ये जहाँ पे एक जानिब बड़ी सादत की बात होती है, हमारे मजहब के अंदर बड़ी सादत की बात है, सोशली बहुत बड़ी एक सर्विस है, खिदमत है, दूसरी जानिब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं, खासतौर पर इन सोसाइटीज लाइक पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे लोग इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, दे डोंट ग्रो द वे देयर सपोज टू, और उसमें फिर ये होता है कि इंस्टेड बीइंग एन एसेट फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द कंट्री, दे स्टार्ट बिकमिंग अ लायबिलिटी, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म है कि ये लोग जितने बच्चे हैं, ओब्वियसली स्टेट की जिम्मेदारी है और मुखय्यर हजरात की भी जिम्मेदारी है जिनको अल्लाह ने नवाजा दिया है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है कि ये लायबिलिटी ना बने, एसेट बने?
ये मैं आपसे अर्ज करूँ ना, दो चीजें हम करते हैं। एक तो ये है कि उनकी जो माएँ हैं उनके लिए हम सपोर्ट सिस्टम फराहम करते हैं, छोटे मोटे कारोबार करें, स्किल सीखे, तो हम उन्हें कर्ज हसना भी देते हैं ताकि वो कोई कारोबार छोटा मोटा कर सकें। अच्छा, बच्चों के लिए ये लाजिम है कि वो तालीमी इदारों में जाएं, अगर वो नहीं जा रहे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और हमारे पास जो बच्चे हैं माशाल्लाह, उनमें से बेशतर बच्चे अब मैट्रिक में आ रहे हैं, इंटर में पहुंच रहे हैं। कितने बच्चे हैं? और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ ये तकरीबन कितने बच्चे हैं सर? इस वक्त 13,000 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेट। लेकिन ये जो हमारा फोरम है मजमूई तौर पर, ये कोई 80,000 बच्चों को सपोर्ट कर रहा है। यानी इसमें जो बाकी तंजीमें हैं, ये 18-19 तंजीमें हैं जो मिल के हम कर रहे हैं। तो ये कोई 80,000 के प्लस है जिसको हम इस वक्त मुल्क के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये दिन मनाने में हमारे पेश नजर जो बात है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को एनरोल किया जाता है, यतीम बच्चों को जैसे सेहत कार्ड दिया जाता है, इसी तरह यतीम बच्चों को भी और बेवा फैमिलीज को भी प्रायोरिटी देते हुए स्टेट भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। हम भी करें, स्टेट भी करे, ताकि ये लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर ये बजाय जेलों में जाने के और वर्कशॉपों के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने के, ये तालीमी मैदान के अंदर एक्सेल करें और एसेट बने पाकिस्तान का। अब्दुल शकूर साहब, तालीमी सपोर्ट भी है, ख़ानदान की सपोर्ट भी है, एक अखलाकी तरबियत होती है ताकि नौजवान एक ख़ास उम्र तक पहुँचने के बाद जब वो कारोबार कर सकें, नौकरी कर सकें, कुछ कमा सकें, तालीम हासिल करने के साथ साथ, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि वो इस इदारे को भी रिटर्न कर सकें और जैसे आप खिदमत कर रहे हैं यतामा की, वैसे वो इसका हिस्सा बन जाएं? इसको हमने कोई लाजमी हिस्सा तो नहीं बनाया कि वो जरूर करें, लेकिन हमें इसकी उम्मीद है। हम इसी तरह की एक मिलती जुलती स्कीम स्कॉलरशिप की कर रहे हैं, और जो लोग उससे फारिग होते हैं उनमें से बेशतर लोग फिर रिटर्न करते हैं वॉलंटरीली। अच्छा, इसको उसका हिस्सा इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि सदका और खैरात जब दिया जाता है तो उसके साथ आप ये लिमिट नहीं कर सकते कि आपने रिटर्न करना है। ठीक है, तो दे दिया आपने, दे दिया, लेकिन ये तवक्को रखना उनके अखलाकी पस मंजर में कि वो रिटर्न खुद करेंगे, सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, सोसाइटी को रिटर्न करेंगे, तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे हम एनकरेज करते हैं। ठीक है। आपने जो कि ये भी कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव अ मैकेनिज्म आल्सो। जी। एहसास का आपने जिक्र भी कर दिया साथ। एहसास पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम है लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि लेस प्रिविलेज्ड हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं। इसको लेकर क्या आप एहसास प्रोग्राम से मुतमईन हैं, नंबर 1? अगर नहीं तो इसमें ऐसा क्या है जो शामिल होना चाहिए जिससे आपको लगता है कि इन यतीमों की मदद हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले जो इनिशिएटिव था वो भी अच्छा इनिशिएटिव था, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजों को उन्होंने इम्प्रूव किया है और इसका खास तौर पे जो डाटा बेस बेहतर हुआ है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक। अलबत्ता जो यानी कोई भी निजाम हमारे यहाँ है, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें मौजूद रहती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर आर्फन को स्पेशली तरजीह मिलनी चाहिए और इसके अंदर उसको शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का ये तबका जो बिल्कुल बेआवाज है उसको सपोर्ट मिले। और इसमें कोई आप कोटा सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं? देयर शुड बी अ कोटा फॉर द ऑर्फन्स जॉब्स के अंदर या यूनिवर्सिटीज? मेरा ख्याल कोटा सिस्टम दुनिया में कभी काम नहीं करता है और ना बहुत इसके अच्छे नताज निकलते हैं। अच्छा, देखिए, ये एनकरेज करने वाली बात है। प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, गवर्नमेंट के इदारों को भी शामिल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और आज यौम यतामा सेलिब्रेट किया गया न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, और यतीम बच्चों के हवाले से, उनकी किफ़ालत के हवाले से और उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे थे उससे अब हमें आगाह कर रहे थे। यकीनन जब हम यतीम बच्चे की बात करते हैं तो इस हवाले से इमरान जो अहादीस मौजूद हैं कि जो यतीम की किफ़ालत करता है उसके लिए उसकी फजीलत अहादीस में बयान की गई है। ठीक है। हमें इस वक्त नासिर सलमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल पे, अक्सर आप देखते हैं इनको, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त क्या एफर्ट्स कर रही है टुवर्ड्स कोरोना वायरस, चैलेंजेस क्या हैं, और तनकीद की जद में भी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपोजिशन की जानिब से। ज़रा इस सारे मामले पर बात करते हैं। नासिर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। आज स्टार्ट में सिंध से कर लेता हूं, चूंकि सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो मैं ही जरा कर लेता हूं। सिंध में आज तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन रही। मोर देन 1000 आउट ऑफ
सम 5000 टेस्ट पॉजिटिव आ गए आज सिंध के अंदर। मेरा सवाल हमेशा ये रहा है, आपसे उस दिन भी मैंने पूछा था कि सिंध और पंजाब अलग नहीं है, दूर नहीं है। अगर ये इम्पैक्ट सिंध के अंदर है, हम रद्द नहीं कर सकते कि वो इम्पैक्ट पंजाब के अंदर भी आए। 2 के भी ट्रांसपोर्ट नहीं खुली है, लेकिन 10 तारीख को इस पर भी फैसला हो सकता है। चूंकि पहले रेलवे के हवाले से शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि हम चाहते हैं इसको खोला जाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रेलवे के लिए अगले महीने के लिए तनख्वाहें नहीं है ना खोला। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है, कल अगर इस हवाले से भी फेडरल गवर्नमेंट और आप फैसला कर लेते हैं, जो आपकी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो डोंट यू थिंक कि चैलेंज बहुत बड़ा हो जाएगा फॉर यू? बहुत शुक्रिया। इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे सिंध की हुकूमत के साथ राब्ता है और इस हवाले से हमने तमाम मामलात उनको आपको पता है कि 18वीं तकमील के बाद तो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी सेहत के मामलात के अंदर खुद कफील है, लेकिन इसके बावजूद भी वफाकी हुकूमत ने तमाम तर तमन्नी और तमाम तर जरूरियात थी उसको पूरा है। इसके हवाले से हमने मीडिया के सामने वो तमाम डाटा पेश किया था कि सिंध को जो भी वफाक से मदद दरकार थी वो उनके इस हवाले से जो भी हमने लॉकडाउन के अंदर नरमी की है उसमें सिंध की मुकम्मल तरीन मुशावरत शामिल थी। और जहाँ तक आपको मालूम है कि 1 महीना और 20 दिन पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन को हुए हैं और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को सामने रखते हुए लॉकडाउन में नरमी की गई है। हफ्ते में 4 दिन काम करने की इजाजत दी गई है, जबकि 3 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आप इससे आगाह है। जहां तक ये आप समझ रहे हैं कि क्या कोरोना के जो शिद्दत है उसमें कमी आई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सलमान साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे ये लॉजिक भी समझ नहीं आई। कतई कलामी की माजरत, मुझे ये लॉजिक भी समझ नहीं आई कि 5 दिन बिजनेस होगा और जो 2 दिन बीच में नहीं होगा उससे कोरोना को क्या फर्क पड़ेगा 2 दिन से? 4 दिन नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप किसी मुश्किल का मुकाबला करते हैं तो आप मुशावरत के जरिए उसके हल निकालते हैं। जब तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी सारे बैठे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के महसूस माशी हालात को सामने रखते हुए आप समझे ये जरा, हम लोगों के ऊपर अल्लाह ने बड़ा करम किया है, लेकिन पाकिस्तान की मजमूई जो आबादी है वो माशी एतबार से पिछली हुकूमतों की बदनज़मी की वजह से अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं कर सकती बहुत देर तक। तो हमने मुशावरत की, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो बात करें कि इस मामले में हम क्या तवक्को लगा सकते हैं, लेकिन हमने कोई वे आउट निकालना था। हमने 31 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन को एक्सपेंड किया है। पंजाब के अंदर मार्केट के अंदर 4 दिन काम करने की इजाजत नहीं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था सलमान साहब, मेरा पॉइंट ये था कि रिस्ट्रिक्ट ना करते, फिर अगर कर रहे हैं एसओपीज जब बना दिए हैं तो इन 3 दिनों का कोरोना के हवाले से द टाइप ऑफ पैंडेमिक वी आर फेसिंग, मुझे नहीं लगता उस पर कोई असर पड़ता है। अगर टेक्निकली या मेडिकली पड़ता है तो मेरे इल्म में नहीं, आपके इल्म में तो प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर हमने स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज किया है। तकरीबन 4500 के करीब हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 214 के करीब पॉजिटिव आए हैं। आपको मैं स्मार्ट सैंपलिंग के मुताबिक बताना चलूं, जो मीडिया हाउसेज हैं, जो दूध दही की दुकानें हैं, जो गल्ला मंडियां हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वहां पर हम ये रेंडम चेकिंग करते हैं। और हमने एक माहिरीन का फोरम बनाया है जो इन सैंपल्स के रिजल्ट के साथ तायन करता है कि हमने लोकल ट्रांसमिशन को किस तरह से रोकना है। आपको मैं बताऊं कि ये जो मामला चल रहे हैं, हमने ईरान के अंदर अमवात कम हुई है, इस हिस्से के अंदर ईरान के रिजल्ट को सामने रखते हुए अपने मुल्क को पॉलिसियां बनाने के लिए हमने उसको अपने सामने रखा है, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया अभी तक इसी शशोपन के अंदर अब मुब्तला है कि इसको कैसे कैटर किया जाए। आपके सामने है कि यूरोप जो कि पूरी दुनिया को लीड कर रहा था सिविलाइजेशन में, उनके पास भी अभी तक कोई ऐसा ठोस हिकमत अमली नहीं बन सकी कि वो कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा सके। उन्होंने जहां लॉकडाउन को नर्म किया है वहां पर अमवात अभी भी हमसे बहुत ज्यादा हो रही है, उनकी आबादी के तनासुब से अमवात बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो रेशो है ये तकरीबन उनसे बहुत बेहतर है, बल्कि हमारे पंजाब में सिंध से भी ज्यादा जो सेहतयाब लोग हुए हैं, सिंध में इनकी तादाद है तकरीबन 19%, पंजाब में ये 40% है। पंजाब में इस वक्त हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 10,500 के लगभग है। सिंध में
9,600 के लगभग है। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ से सेहतयाब हुए हैं उनकी टोटल जो तादाद है वो सिंध के मुकाबले में 20% ज्यादा है, और हमारे यहाँ पर अमवात की शरह भी तकरीबन 1.8 है, जो कि सिंध में 1.9 है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने पंजाब में बिलखसूस माहिरीन की मदद से एक बोर्ड बनाया है जो कि कोरोना वायरस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जायजा लेके हमें जो हिकमत अमली कोरोना वायरस को काउंटर करने के हवाले से बनानी है, उसमें हमें मुसलसल हमारी मदद कर रहा है और हुकूमत को गाइड कर रहा है। अच्छा नासिर सलमान साहब, एक तो चैलेंज कोरोना का है, दूसरा चैलेंज अभी गंदम की काश्त हुई है, गल्ला मंडियां बहुत सारी हमने आज खबरें पहुंची हैं कि सील की गई हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस के तहत। क्या सिर्फ गल्ला मंडियों को सील करना, गंदम बरामद करना और गवर्नमेंट के गोदामों में उनको शिफ्ट करना ये पॉलिसी होगी, या फिर माशाल्लाह आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक तकरीबन हमने 65% अपना हदफ गंदम की प्रोक्योरमेंट का हासिल कर लिया है। ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के आज हमने देखा है कि जो गंदम रिकवर की गई है, गोदाम सील कर दिए गए हैं, उनकी सजाएं या फिर उसके तदारुक के लिए कुछ अमली इक़दाम सामने आ रहे हैं। कि हमने पिछले दिनों एक नया एक्ट लेके आए हैं, इसे कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट 2020। इसके तहत जो बंदा इंतजामिया की इतला के बगैर एक मुकर्ररा तादाद से ज्यादा कोई अजनास जिस पे हुकूमत ने पाबंदी या एक खास मिकदार मुकर्रर की है उससे ज्यादा पाया गया तो उसको हम 3 साल तक की जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। इस सिलसिले में हमने यहाँ पर मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब हमारे इंडस्ट्रीज के वजीर हैं और सूबाई वजीर खुराक, इनकी सरबराही में पंजाब हुकूमत में वजीर आला पंजाब ने आज नासिर सलमान साहब वो मिकदार कितनी है इजनास की, कितनी मिकदार तक कोई ज़ख़ीरा कर सकता है या अपने गोदाम में रख सकता है? जी 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 तो मैं आपको बताऊं कि हमने इस हवाले से एक नया कानून भी इंट्रोड्यूस किया है कि किसी किसान के घर में अगर 25 मन से ज्यादा की गंदम पाई जाती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने ये तमाम जो सिफारिशात मुरतब की थी इस हवाले से उनमें तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाया था। टाइम बहुत कम है सलमान साहब, बिल्कुल 20 सेकंड्स के अंदर मुझे ट्रांसपोर्ट के हवाले से जवाब दे दीजिए। आपकी क्या क्योंकि पहले भी सूबों की तरफ से मामलात मुख्तलिफ थे इसलिए इसका फैसला नहीं किया गया, प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए, अब पंजाब की क्या राय है, पंजाब ने क्या तजवीज़ दी है विफाक को ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से? देखिए इमरान, आपको पता है कि 1918 के अंदर दुनिया ने एक स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का सामना किया था जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई थी। ये जानें गई थी दूसरे फेज में। इसी तरह से आप ये मत समझे कि हमने लॉकडाउन को लिफ्ट कर दिया है। बेसिकली अपने मुल्क के स्पेशल जो सर्कमस्टेंसेस थे उनको सामने रखते हुए इसमें हमने कुछ नरमियां की हैं। लॉकडाउन हद नहीं किया। नहीं, ट्रांसपोर्ट खोलेंगे नहीं खोलेंगे ये पूछ रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो कब खोलेंगे? अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हमने हमारे लाहौर में यहाँ पर टाइगर फोर्स फाल हो गई है। ठीक हो गया। टाइगर फोर्स का मकसद ही ये है कि जहाँ पर इंतजामिया को जरूरत पेश आएगी किसी भी शहर में वहाँ टाइगर फोर्स। अच्छा मेरा सवाल है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। चलें टाइम मेरा सलमान भाई, थैंक यू सो मच सलमान साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौक़िफ़ हमारे सामने रख रहे थे। ट्रांसपोर्ट से जवाब से हमें लगता है कि अभी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्या पॉलिसी सामने आती है, बट स्टिल वी बिलीव कि गवर्नमेंट जो भी मेजर ले रही है या लेगी उसमें अवाम के एतमाद को, अवाम के इंटरेस्ट को मलूज़े खाते रखा जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो। बिल्कुल, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक में आप हेडलाइंस मुलाहिजा करेंगे और उसके ब्रेक हेडलाइंस के बाद आसमा इकबाल और इमरान हसन आपके साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद रहेंगे।